हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है आप लोगों का सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट सेशन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? लास्ट सेशन में आपने प्रॉपर्टीज पर बात की थी कि जब भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या फिर ग्रुपिंग कर रहे हैं, उस ग्रुपिंग में आपका जो किस बेसिस पर आप लोग ग्रुपिंग करेंगे, यानी आधार किस चीज को मानेंगे जब भी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है ना। तो वही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लास्ट सेशन में एक प्रॉपर्टी पर बात हुई थी, लस्टर जिसे आप कह रहे थे, या अपीयरेंस पे, दिखने में आपकी वस्तु कैसी है उसके आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो आपने बोला या तो चमकदार होगी या चमकदार नहीं होगी, ठीक है ना। बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें से छांटे कि कौन कौन सी वस्तुएं चमकदार हैं और कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। तो चमक के आधार पर, उनमें चमक है या नहीं है, इस आधार पर भी वर्गीकरण आपका हो सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी यही थी। और आपने बोला कि जिन वस्तुओं में या जिन पदार्थों में एक प्रकार की चमक देखने को मिलती है, जनरली वो धातुएं होती हैं, ठीक है ना। यानी सामान्य तौर पर धातुएं ही चमकती हैं, और जो चमक नहीं रही हैं वो अधातुओं की श्रेणी में आपका आ रही हैं, ठीक है ना। देन आपने यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ी जिनमें आपने एग्जाम्पल देखा, लोहा, सोना, कोयला, लकड़ी का। आपने बोला ये चार चीजें हमारे पास हैं, इनको चमक के आधार पर क्लासिफाई कीजिए, ठीक है ना। तो चमक के आधार पर कैसे क्लासिफाई किया? आपने बोला लोहा और सोना जो है उनमें एक प्रकार की चमक है, इसलिए उनको हम एक समूह में रखेंगे, जबकि लकड़ी और कोयले में ऐसी कोई चमक हमें दिखाई नहीं, इसलिए उनको किसी दूसरे समूह में रखा जा रहा है। तो इस प्रकार आपने वर्गीकरण किया, यानी उनको समूहों में बांटा, ओके। देन एक और प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांसपेरेंसी, जिसे कहा जाता है, यानी कि पारदर्शिता भी हम इसे कहते हैं। और मैंने ये आपको होमवर्क में कहा था कि आप लोग पढ़ के आएंगे इसको। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर आपके तीन समूह बनेंगे, यानी तीन ग्रुप बनेंगे। कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया और ओपेक हो गया, ठीक है ना। पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी। तो अपारदर्शी क्या है, अल्प पारदर्शी क्या है और आपका पारदर्शी क्या है, ये आप बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। मेरे को वस्तुएं दे दी हैं, उन वस्तुओं को मैंने छांटना है और पारदर्शिता के आधार पर छांटना है, यानी ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर मैं उनको अलग अलग ग्रुप्स बनाऊंगी, उनको क्लासिफाई करूंगी उनको। तो उनमें पारदर्शी कौन सी है, अल्प पारदर्शी कौन सी और अपारदर्शी कौन सी, बताइए। तो पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी, ठीक है ना। कल हिंदी मीडियम है या इंग्लिश? हैंड रेस करो, हिंदी मीडियम है तो ठीक है। तो पारदर्शी, ठीक है ना, पार का मतलब आर पार, ठीक है ना। शब्दों पर जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। पारदर्शी, और दर्श का मतलब क्या होता है? दिखना। तो आर पार जिससे आपको दिखाई दे रहा है, किससे दिखाई दे रहा है आर पार? आपने कई सारे कांच के दरवाजे या कांच की वस्तुएं ऐसी देखी होंगी, जैसे हमारे घरों में ग्लासेस होते हैं या फिर जग्स वगैरह होते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनसे हमें आर पार दिखाई देता है। तो जिस भी वस्तु से आपको आर पार दिखाई दे रहा है, वो सारी वस्तुएं क्या हैं? पारदर्शी, यानी कि ट्रांसपेरेंट आपकी कहलाई। और उनसे आर पार क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उनसे प्रकाश का गमन होता है, ठीक है ना। यानी लाइट जो पड़ेगी वो उस कांच को या जो भी आपका मटेरियल है उसको पार करके दूसरी साइड निकल रही है, इसीलिए आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो पारदर्शी वस्तुएं कैसी हैं? ऐसी वस्तुएं हैं या ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमें आर पार दिखाई देता है, ठीक है। पहला क्लियर है? बोलो, पारदर्शी क्या है? जिनसे आर पार दिखाई देता है। जैसे कई सारी कांच की वस्तुएं हैं, और प्लास्टिक भी आपका कई प्रकार का ऐसा होता है जिससे आर पार दिखाई देता है। क्लियर है अभी सबको? हैंड रेस करो, पारदर्शी समझ में आ गया? हाथ उठाइए, पारदर्शी समझ में आ गया, वेरी गुड। तो जब हमें पारदर्शी अच्छे से समझ में आ गया, तो अल्प और अपारदर्शी तो कुछ भी नहीं। अल्प का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा अल्प का मतलब? हैंड रेज करो। अल्प, अल्प हिंदी का एक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? अल्प का मतलब होता है कम। तो यानी जो कम पारदर्शी है। कई वस्तुएं ऐसी देखी होंगी जिनसे धुंधला दिखाई देता है, लेकिन बहुत धुंधला दिखाई देता है, जैसे इस पिक्चर में भी यहाँ पे दिखाई गया है। यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा था,
ये आपका कोई ग्लास का विंडो है, खिड़की है, कोई जो कांच का दरवाजा जिसपे लगा हुआ है उससे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो ये पारदर्शी हो गया। यहाँ पर दूसरी हमने कोई कांच यूज कर लिया है या कोई और वस्तु यूज कर ली है जिससे धुंधला दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है, ये अल्प पारदर्शी है। तो ऐसी वस्तुओं जिनसे प्रकाश का जो गमन है यानी जो प्रकाश जा रहा है वो कम मात्रा में जा रहा है, तो उनको क्या कहा जाएगा, अल्प पारदर्शी या ट्रांसल्यूसेंट भी उनको कहा जाता है। और क्योंकि इनसे आपका धुंधला दिखाई दे रहा है, कम मात्रा में प्रकाश गुजर रहा है, तो इनको अल्प पारदर्शी कहा गया। ठीक है, क्लियर है, हैंड रेस करो, समझ आ गया, बोलो अल्प पारदर्शी समझ आ गया, वेरी गुड। अब अपारदर्शी क्या है, अ का मतलब हिंदी में किसी भी शब्द के आगे अ लगता है उसका मतलब नहीं होता है जनरली, सामान्य रूप से, ठीक है ना। तो अपारदर्शी, अ यानी कि नहीं और पारदर्शी तो आपको पता ही है, तो जो पारदर्शी नहीं है उनको अपारदर्शी कहा जाएगा। तो अपारदर्शी कौन सी नहीं होंगी, पारदर्शी कौन सी थी, जिनसे आर पार दिखाई दे रहा था, और अपारदर्शी कौन सी होंगी, जिनसे आर पार दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आपके सामने टेबल है, टेबल के नीचे हाथ रखिए या नोटबुक रखिए और ऊपर से देखिए, आपको अपना हाथ और नोटबुक नहीं दिखाई देगी, नहीं दिख रही है ना, बोलो, नहीं दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, यह अपारदर्शी है। आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपकी क्लासरूम में वॉल से चारों ओर दीवारें हैं, उसके दूसरी साइड दूसरी क्लासरूम है या कुछ भी है, तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें, कार्डबोर्ड होता है, गत्ता है आपका, या आपकी बुक्स हो गई, किताबें हैं, वो भी कैसी हैं, अपारदर्शी हैं, उनसे भी आपको आर पार दिखाई नहीं देगा। तो बोलो, ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर आपको बहुत सारे पदार्थ दे दिए गए, बहुत सारी वस्तुएं दे दी गई हैं, उनको पारदर्शिता के आधार पर छांट लोगे, ग्रुपिंग कर रहे थे ना, तो छांट रहे थे यानी समूह बना रहे थे, तो क्या क्या समूह बनेंगे, आप उनको ध्यान से देखेंगे, किस किस वस्तु से आर पार दिखाई दे रहा है, वो पारदर्शी की श्रेणी में आएगा, जिससे कम दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, वो अल्प पारदर्शी की श्रेणी में आएगा, और जिससे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उससे प्रकाश गुजर नहीं पा रहा है, ठीक है ना, लाइट उसके आर पार नहीं जा पा रही है, तो वो क्या है, अपारदर्शी है, उससे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, समझ में आ गए तीनों टर्म्स, बोलो हैंड रेस करो, समझ आ गया तो वेरी गुड। दोबारा समझाना है, कुछ भी नहीं है, पारदर्शी जिनसे हमें आर पार साफ दिखाई दे रहा है, अल्प पारदर्शी जिनसे धुंधला दिखाई दे रहा है, और अपारदर्शी जिनसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे आपको इस पिक्चर में भी क्लियर हो रहा है। इसमें देखो, इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। चलिए, तो पारदर्शिता के आधार पर हमारे तीन समूह बने। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, एग्जाम्पल ग्लास एंड सम प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक और कुछ कांच ऐसे होते हैं जिनसे हमें जिनसे हमें क्लियर दिखाई देता है, ठीक है ना। सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू। क्या होता है, जब किसी ट्रांसपेरेंट वस्तु पर, किसी पारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, तो वो अपने में से पूरे प्रकाश को गुजरने देता है, या अधिकतर प्रकाश को अंदर जाने देता है, या अपने से आर पार होने देता है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाएगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहा जाएगा। देन ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स क्या है, जो कुछ मात्रा में allow some of light falling on them to pass through, okay? जो कुछ मात्रा में प्रकाश को अपने में से जाने देंगे और फिर उनसे कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, तो उनको ट्रांसल्यूसेंट यानी कि अल्प पारदर्शी कहा जाएगा, ओके। एंड थर्ड वन इज ओपेक, एग्जाम्पल है आपका वुड एंड कार्डबोर्ड, लकड़ी हो गई, या फिर जैसे आपका कार्डबोर्ड होता है ना, लकड़ी का गत्ता होता है, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, ठीक है, वो अपने में से प्रकाश को गुजरने नहीं देते, ठीक है ना। तो कितने समूह बने, पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं को तीन समूह में बांटा जा सकता है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभाषक पारभाषी, या जिसको आप क्या कह रहे हैं, इसको आप लिखेंगे अल्प पारदर्शी, ठीक है ना, ये एक ही है जिसको आपने सेकंड में पढ़ा था ना, अल्प पारदर्शी, ठीक है ना। तो ये पारदर्शी हो गया। देखो ये गाड़ी है, इसके आगे कोई ऐसी वस्तु है जिससे कि हमें आर पार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्कल सा बना हुआ है ना,
ये सपोज कांच का कोई टुकड़ा रखा हुआ है, उसके पीछे गाड़ी है, तो आपको साफ दिखाई दे रही है वो गाड़ी, यानी वो पारदर्शी है आपका जो कांच का टुकड़ा है। फिर आपने ऐसे ही कोई और ग्लास ले लिया लेकिन इससे धुंधला दिखाई दे रहा है, फिर आपने कार्डबोर्ड लगा लिया गाड़ी से आगे, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, सो हमने कहा 3 समूह बनेंगे। पहला आएगा पारदर्शी या पारदर्शक वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी या पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। ठीक है ना, कांच के आर पार देखा जा सकता है इसलिए कांच पारदर्शी है। उसी तरह प्लास्टिक का टुकड़ा भी पारदर्शी होता है, कुछ कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं, ठीक है ना, सारे प्लास्टिक नहीं होते हैं ऐसे। पारभासी या पारभाषक वस्तुएं अल्प पारदर्शी, इसको लिख लेंगे आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपको थोड़ा क्लियर होगा समझ। जिनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता लेकिन देखा जा सकता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज, कभी किसी कागज पर, किसी पेपर पर तेल ऑयल वगैरह गिर जाता है तो उससे आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ठीक है ना, बटर पेपर होता है, टिंटेड ग्लास होते हैं आदि, ये सारे कैसे हैं, अल्प पारदर्शी है। और लास्ट वन है आपका अपारदर्शी या अपारदर्शक वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, यानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है हमें, तो वो क्या है, अपारदर्शी है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, लोहे की शीट आदि क्या है, अपारदर्शक वस्तुएं है। क्लियर है, तो पारदर्शी या पारदर्शक क्या है, जिनके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कांच हो गया, और कोई कोई प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं। अल्प पारदर्शी कौन से हैं, जिनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, यानी कि आप बोल सकते हैं धुंधला भी दिखाई देता है। आप क्या लिख सकते हैं इसको, जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, जैसे तेल लगा हुआ कागज, बटर पेपर और टिंटेड ग्लास। ओके, अपारदर्शी अपारदर्शक वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, लोहे की शीट आदि क्या है, अपारदर्शक। बोलो भाई, आ गया समझ में, हैंड रेज करो समझ आ गया तो। चलिए अब ले लो माइक जल्दी से, अब समझाओ मुझे क्या क्या समझ आया। जी ऐसी हाथाल माइक ले लो, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जी, ऐसी हाथाल, ठीक है, तो समझ आ गया ना सभी को, बोलो भाई हैंड रेज करो समझ आ गया तो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी लेते हैं हार्डनेस। अब आप क्या करोगे, जितनी वस्तुएं आपको मिल गई हैं उनको आप क्या कर रहे थे, हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में, क्या कर रहे हैं बताओ, समूहीकरण कर रहे हैं। हमें बहुत सारी वस्तुएं मिल गई हैं और उनको हमें छांट करके समूहों में बांटना है, समझ रहे हैं। इससे पहले हमने कैसे छांटा था उनको, लस्टर और शाइन के बेसिस पर, कि सर हम देख रहे थे कि जो जो चमकदार है उनको एक ग्रुप पे रखते हैं और जो जो चमकदार नहीं है उनको एक ग्रुप पे रखते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला, अब अभी हमें दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, सेम वस्तुओं को नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग वस्तुओं में, ठीक है। फिर आपने बोला अब हम पारदर्शिता के आधार पर समूह बनाएंगे, तब हमारे 3 समूह बने, कुछ पारदर्शी थी, कुछ अल्प पारदर्शी थी, कुछ अपारदर्शी थी, ठीक है। अभी तीसरी प्रॉपर्टी को बेस मानेंगे, यानी आधार मानकर चलेंगे, वो है कठोरता। अब कठोरता क्या है, आप अब क्या कर रहे हैं, जितनी वस्तुएं आपको मिली उन पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या प्रेशराइज उनको कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं उन पर, और दबाव बनाने पर क्या देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आपके आगे टेबल है, टेबल को दबाइए, दबा करके क्या हो रहा है, दबाइए उसको, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होगा उसका, है ना, ज्यादा भी प्रेशर नहीं लगाना है कि तोड़ ही दिया, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कीजिए, क्या वो दब रहा है, नहीं दब रहा है ना। आपकी बुक्स हैं वो दब रही हैं, नहीं दब रही हैं, पेन है आपके पास, क्या वो दब रहा है, नहीं दब रहा है। तो यानी इससे क्या समझते हैं हम लोग कि ये चीजें आपकी क्या है, हार्ड हैं, कठोर हैं, इनमें रिजिडिटी है, दृढ़ता है इनमें एक प्रकार की, यानी कि ये दबाव बनाने पर या जब आप इन पे बल लगा रहे हैं उससे ये अपना आकार नहीं बदल रहे, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया और तोड़ ही दिया कि मैम आकार तो हमने बदल ही लिया है, ऐसा नहीं करना। नॉर्मल कंडीशंस पर ये अपनी जो आकृति है या इनका जो आकार है वो चेंज नहीं करेंगे, तो इनको कहा जाएगा कठोर, ठीक है।
और ऐसी वस्तुएं जैसे आपने स्पॉन्जेस देखे होंगे, सॉफ्ट टॉयज होते हैं जो, है ना, जिनमें कॉटन वगैरह फिल करी रहती है, रुई वगैरह भरी रहती है, या किसी प्रकार का रबर आपने देखा होगा, तो जब उसको दबाते हैं तो वो इजीली दब जाता है और दबने पर अपना आकार बदल देता है, तो उनको कहा जाता है सॉफ्ट। तो इसके बेसिस पर, हार्डनेस के बेसिस पर दो समूह बनेंगे, एक कठोर पदार्थों का, यानी कि जो हार्ड हैं, जिनको कि आप उन पर प्रेशर बना रहे हैं या फिर उन पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपना आकार चेंज नहीं कर रहे हैं, और दूसरा कोमल वस्तुएं जिनको आप इजीली प्रेशराइज कर रहे हैं। क्लियर है? तो कठोरता के आधार पर भी दो समूह बनेंगे। सो हार्डनेस, यू कैनॉट चेंज द शेप ऑफ अ हार्ड मटेरियल बाय प्रेसिंग इट और कट इट इजीली। ओके, हार्ड मटेरियल्स क्या होते हैं? हार्डनेस के बेसिस पर क्या बोला मैंने? दो समूह बनेंगे। सबसे पहले अपीयरेंस था, लस्टर था, उसके बेसिस पे भी दो समूह बने थे, एक चमकदार का और दूसरा जो चमकदार नहीं थी, गैर चमकदार थी। सेकंड जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी पारदर्शिता, उसके आधार पर तीन समूह बने, एक अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी और पारदर्शी, तीन समूह बने। हार्डनेस के बेसिस पर दो समूह बनेंगे, एक हार्ड सब्सटेंसेस या हार्ड मटेरियल्स का और दूसरा बनेगा सॉफ्ट मटेरियल्स, यानी कठोर वस्तुएं और कोमल वस्तुएं या मुलायम भी आप उनको बोल सकते हैं। क्लियर है? तो जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं, जो कठोर वस्तुएं होती हैं, उनको आप दबाने से या उनको आप इजीली काट भी नहीं सकते, आसानी से नहीं काट सकते, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तब कटेंगी। ठीक है? तो ऐसी सारी वस्तुएं जिनको दबाने पर आसानी से आकार या आकृति में बदलाव नहीं किया जा रहा है, और दूसरा नहीं किया जा सकता है, और दूसरा जिनको हम आसानी से काट भी नहीं पा रहे हैं, वो सारी वस्तुएं कठोर वस्तुएं कहलाएंगी। क्लियर है? बोलो, समझ आया? कठोर क्या है? जिसको आसानी से काट भी नहीं पा रहे हैं और जिसका हम आकार भी नहीं बदल पा रहे जब उसको प्रेस कर रहे हैं, यानी कि दबा रहे हैं या उस पर दबाव बना रहे हैं। समझ आया? हैंड रेस करो समझ में आया तो अब आप अपने आसपास जब भी मैं बोलूं समझ आया तो हैंड रेस कर लेंगे, ठीक है? और जिनको समझ नहीं आया वो हैंड रेस नहीं करेंगे। तो जब भी आपके आसपास जितनी भी आपको वस्तुएं दिख रही हैं, आप उनको क्लियरली क्लासिफाई कर लेंगे हार्डनेस के बेसिस पे, है ना? आप उनको थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे, वो प्रेशराइज होकर के अपना आकार चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना? यानी शेप में किसी प्रकार का चेंज नहीं लाएंगे। एक रिजिडिटी है टू रिटेन देयर शेप, ओके, वो अपने आकार को या जो उनकी आकृति है उसको बनाए रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है? देन in contrast you can easily change the shape of a soft material by pressing it or stretching it, okay? जो आपके सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, जो कोमल वस्तुएं होती हैं, उनको आसानी से दबाने से या फिर खींचने से आप उनका आकार बदल सकते हैं, है ना? जैसे आपने रबर देखा है कई प्रकार का, उसको खींचते हैं तो वो खिंच जाता है, स्ट्रेचिंग होती है, छोड़ते हैं तो फिर वापस चला जाता है, पर खींचने में खिंच रहा है, ओके? या सॉफ्ट टॉयज की बात करते हैं हम लोग, या पिलोज हो गए, तकिए वगैरह जो होते हैं, उनको दबाते हैं तो इजीली दब जाते हैं। मैट्रेस होता है, गद्दे वगैरह, उनको भी दबाते हैं तो वो दब जाते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारी चीजें आपने देखी है। स्पॉन्जेस होते हैं कई टाइप के, जिनको दबाते हैं तो वो इजीली दब जाते हैं। तो ये सॉफ्ट टॉयज, ये आपका सॉफ्ट मटेरियल के अंतर्गत आएगा, ओके? यू कैन ऑल्सो कट इट इजीली, और आसानी से इनको आप काट भी सकते हैं, ठीक है? Hard materials are used to make vehicle, machines and furniture, while soft material are be used to making clothing. ठीक है ना? Used to make clothing, okay? क्या समझ आया? जो हार्ड मटेरियल होते हैं, जो कठोर वस्तुएं होते हैं, प्रियांशी पीछे नहीं देखेंगे, जो कठोर वस्तुएं होती हैं, वो कठोर वस्तुएं किस काम में आ रही हैं? देखो आपके आसपास जो फर्नीचर है, चेयर हो गई, टेबल हो गई, हमारे घर में बेड होता है, सोफा होता है, अलमीरा होती है, सारा फर्नीचर हार्ड मटेरियल का बना हुआ है, चाहे वुड का है या फिर मेटल का है, तो हार्ड है ना? सॉफ्ट का क्यों नहीं बना रहे? अगर सॉफ्ट किसी चेयर को सॉफ्ट मटेरियल से बना रहे होते तो जैसे आप उसमें बैठ रहे हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपना आकार ही बदल देगी। तो हमें थोड़ा हार्ड मटेरियल चाहिए। इसके अलावा मशीन से आपकी, यानी कि जैसे कि बहुत सारी मशीनें होती है ना हमारे आसपास, डेली हम लोग अलग अलग प्रकार की मशीनों से कुछ ना कुछ काम में यूज में लाते हैं, तो वो सारी हार्ड मटेरियल की बन रही है। व्हीकल हो गए, आपकी जितनी गाड़ियां हो गई, वो सारी हार्ड मटेरियल से बन रही है, ठीक है ना? और सॉफ्ट मटेरियल किस काम में आ रहा है? हम लोगों ने जितने कपड़े पहने हैं सारे सॉफ्ट मटेरियल के,
अब हार्ड मटेरियल से तो कपड़े नहीं पहन सकते ना, ऐसे थोड़ी लकड़ी के कपड़े बना लेंगे या फिर लोहे के किसी मेटल के कपड़े बना लेंगे। तो सॉफ्ट, सॉफ्ट आपका जो भी मटेरियल है वो किस काम में आ रहा है? सॉफ्ट टॉयज में बोला हमने, स्पॉन्जेस हो गया, रबर बनाने में हो गया, या फिर आपका पिलोज हो गया, मैट्रेस हो गया, आरामदायक चीजों में। ओके, तो इस तरह से हमने हार्डनेस के बेसिस पर दो समूह बनाए, एक हार्ड यानी कि जिसको आपका कठोर कहा जा रहा है, और दूसरा ये हार्डनेस यानी कि कठोरता, और दूसरा कोमल वस्तुओं का। ठीक है ना? तो यहाँ आपने पत्थर देखा, पत्थर भी इजीली आकार चेंज नहीं करेगा उसको दबाएंगे तो। ये हेलमेट हो गया, कटलरी हो गई, आपकी किचन में यूज होते हैं जितने बर्तन वगैरह वो सारे, या फिर ये स्टैच्यू मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं तो ये भी हार्ड मटेरियल के बनते हैं। ठीक है ना? देन सॉफ्ट में आपने क्या देखा? सॉफ्ट टॉयज देखे, अलग अलग टॉयज होते हैं ना आपके, तो वो किससे बनते हैं? आपके कोमल और किसी वस्तु पदार्थ से बनते हैं, या रबर बैंड्स देखे होंगे आपने, इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं हम उनको, या फिर पिलोज हो गए हमारे, मैट्रेसेस हो गए, तकिए या गद्दे वगैरह, और स्पॉन्जेस होते हैं, ये भी सॉफ्ट मटेरियल से बनते हैं। तो हार्डनेस के बेसिस पर, कठोरता के आधार पर दो समूह बनेंगे, एक कठोर वस्तुओं का और दूसरा कोमल वस्तुओं का। ठीक है ना? तो कुछ वस्तुएं कठोर होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं कैसी होती हैं? कुछ वस्तुएं कठोर होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं कोमल या मुलायम आप उनको कह सकते हैं। वस्तुओं को उनकी कठोरता के आधार पर भी समूह में बांटा जा सकता है, और कितने समूहों में? दो समूह में। ठीक है ना? धातु कठोर होते हैं जबकि अधातु कठोर नहीं होते। और धातु में मैंने आपको क्या बताया था? बताओ जल्दी। धातु ही क्या होती है? चमकदार भी होती है। ठीक है? और ये अधातु चमकदार नहीं होती, जिसको आप गैर चमकदार भी बोल रहे थे जब आप क्या पढ़ रहे थे? अपीयरेंस पढ़ रहे थे वहां पे। ठीक है ना? तो धात्विक चीजें जितनी भी हैं वो कठोर हैं जनरली, सामान्य तौर। कठोर वस्तुओं को आसानी से खरोचा नहीं जा सकता है तथा उन्हें आसानी से दबाया, और दबाने के लिए संपीड़ित वर्ड, कंप्रेस करना, ये वर्ड भी आता है। ठीक है ना? नहीं किया जा सकता। संपीड़ित का मतलब दबाव बनाना किसी पर, तो आप आसानी से उस पर दबाव बना के उसका आकार या आकृति नहीं बदल पा रहे हैं, ऐसा कठोर वस्तुओं के साथ हो रहा है। जबकि मुलायम या कोमल वस्तुओं को आसानी से खरोचा जा सकता है तथा उन्हें अपेक्षाकृत आसानी से दबाया भी जा सकता है। ठीक है ना? चलिए नोट करेंगे अब जल्दी से। नोट करो जल्दी से, बोलो समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड। प्रियांशी समझ नहीं आया? बातें करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? मैं भी बातें करूंगी तो मैं भूल जाऊंगी कि आप पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिख लेंगे, कठोरता के आधार पर भी दो समूहों में बांटा जा सकता है। चलो अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, और हम लोग आने वाले सेशन में और अच्छे से कठोरता को समझेंगे। ठीक है? आज के सेशन में क्या क्या समझा, कहाँ से शुरू किया? बोलो, चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से स्टार्ट किया कि चैप्टर है हमारा वस्तुओं का समूह बनाना। ठीक है? क्लासिफिकेशन समझ आता है, समूहीकरण यानी वस्तुओं को छांटना ही क्लासिफिकेशन। ठीक है? उसके बाद प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस की बात की कि देखने में या तो चमकदार है या चमकदार नहीं है, यानी चमक है और चमक नहीं है। इस आधार पर फिर पारदर्शिता बोला, पारदर्शिता के आधार पर तीन समूह, या तो आर पार दिखाई दे रहा है, या कुछ मात्रा में दिखाई दे रहा है, या नहीं दिखाई दे रहा है, यानी पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी। और उसके बाद आपने बोला मैम अब हम वस्तुओं को थोड़ा प्रेशराइज करेंगे, उन पर थोड़ा फोर्स बल लगाएंगे या दबाएंगे, संपीड़ित करेंगे, और फिर हम देखेंगे कितने समूह बनते हैं। तो दो बनेंगे, एक कठोर वस्तुओं का और दूसरा कोमल वस्तुओं का। यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो दब नहीं रही हैं, जिनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, जिनका आकार नहीं बदला जा सकता, और ना ही जिन्हें हम काट पा रहे हैं, तो उनको कठोर कहा जाएगा। और जो आसानी से दबाने पर आकार आकृति में परिवर्तन ला रही हैं या फिर उनको आसानी से काट सकते हैं, तो उनको कोमल वस्तुएं कहा जाएगा। ठीक है? चलिए
आने वाले सेशन पर हार्डनेस पर ही बात करेंगे आगे, और फ्लोटिंग और सिंकिंग यानी तैरना और डूबना, जल में तैरते हैं और जल में डूबते हैं, इस आधार पर भी वस्तुओं के समूह बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन समझ में आया सभी को अच्छे से? बोलो, हैंड रेज करो, समझ आया तो। ठीक है, अच्छे से समझ आया तो नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन करेंगे, फिर आप लोग अच्छे से आंसर करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हमेशा की तरह जीआईसी मदन नेगी के बच्चों ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया, जीआईसी हाताल और जीआईसी पौखाल के बच्चों ने भी क्लास बहुत अच्छे से अटेंड की। ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है, और कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।